सेकुलरिज्म, वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम। फिर मैंने एंशिएंट सोसाइटी में देखा कि आपका पुरुषार्थ है, राइट, पुरुषार्थ के ऊपर फोकस दिया गया है। फिर वर्ण सिस्टम लेटर ऑन कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, ऋण, कर्मा, ये सब फीचर्स हैं बेसिस इंडियन सोसाइटी का। इंडियन सोसाइटी के ये सब फीचर्स के साथ साथ हमें दो तीन चीज़ें और भी देखनी है कि वेस्टर्नाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, भारत में जो ब्रिटिश एरा स्टार्ट हुआ उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे सोसाइटी पर। वी हैव टू एनालाइज दैट। प्लीज कम आइए। जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल किए हैं लगभग 190 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स, उसका हमारे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, राइट। साथ में हमें ये भी देखना है कि जैसे बुद्धिज़्म का क्या इम्पैक्ट है, साथ में इस्लाम का क्या इम्पैक्ट है। तो इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड ऐसे भी टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एजेंडा जो है आज के क्लास का वो है वुमेन रिलेटेड इश्यूज। इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन फॉर वुमेन्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वुमेन्स के रिलेटेड, बहुत सारे एनजीओ हैं वुमेन के रिगार्डिंग, सरकार की पॉलिसीज़ हैं, कैसे वुमेन को एम्पावर किया जाए। सो इंडियन सोसाइटी के ही कुछ टॉपिक्स हैं अभी भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर या वेस्ट, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। आइए प्लीज, इंडियन सोसाइटी पर वेस्ट का क्या इम्पैक्ट हुआ, राइट। What are the major impact of westernization on Indian society? आपकी भी पहली क्लास है आज। इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, कल के क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें कुछ और एक दो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, द ब्रिटिश रूल का भारत के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, राइट है। हम लोग सोसाइटी के टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सोसाइटी से रिलेटेड वुमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, कास्ट बेस्ड रिलेटेड इश्यूज हैं, जेंडर रिलेटेड इश्यूज हैं, कम्युनलिज्म है, सेकुलरिज्म है, ऐसे टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन है, वेलफेयर स्कीम्स, जो सरकार डिफरेंट गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्कीम चला रही हैं वीकर सेक्शंस के लिए, उसको भी हमें पढ़ने की ज़रूरत है कि किस तरह से वीकर सेक्शन का जो है डेवलपमेंट हो रहा है और किस तरह से हमारे समाज में कमज़ोर वर्गों का, समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो डाउन ट्रोडन हैं, SC ST है, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, इन लोगों का जो है किस तरह से हमारे समाज के ऊपर जो है एक इम्पैक्ट है और सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह से उनको जो है अफेक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले कल के क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए उसमें एक टॉपिक्स जो है, जो सब टॉपिक्स है इनफैक्ट, दैट इज़ अ इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। क्या डिस्कस कर रहे हैं? इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, राइट है, राइट। और इससे हमारे सोसाइटी पर क्या चेंज पड़ा, राइट है, कैसे हमारा समाज परिवर्तन हुआ और कैसे सोसाइटी चेंज हुआ। हम लोग पहले टॉपिक्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द बेसिस ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारत के जो समाज है, सामाजिक व्यवस्था है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके ऊपर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ा और सोसाइटी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, हम उसी को पढ़ रहे हैं। हमारे पास 8 to 9 टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में GS पेपर 1 इंडियन सोसाइटी में 8 to 9 टॉपिक्स है। उसमें से हम पहला टॉपिक्स ही अभी डिस्कस कर रहे हैं। आइए, इंडियन सोसाइटी में, राइट, इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज, इसका सामाजिक परिवर्तन में क्या हुआ, कैसे समाज परिवर्तित हुआ, राइट है। वेस्ट का इम्पैक्ट, एज वी ऑल नो दैट 190 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर का रूल है। किसका रूल है? ब्रिटिशर का। वेस्टर्न सोसाइटी का हमारे यहाँ पे इतना रूल है, ब्रिटिश का, वेस्ट का, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, राइट। पहले हम इसको देखेंगे, फिर बुद्धिज्म का इम्पैक्ट क्या हुआ, जैन, इसके बाद इस्लाम का क्या इम्पैक्ट हुआ। ये सब चीज़ों को कंप्लीट करते हुए ये टॉपिक्स कंप्लीट होगा। ग्लोबलाइजेशन भी डिस्कस कर लेंगे, ग्लोबलाइजेशन पूरा नहीं, ग्लोबलाइजेशन का हमारे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बाद में है, बहुत सारे टॉपिक्स उससे रिलेटेड हैं। अब ब्रिटिशर जब भारत में आए तो उसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा,
व्हाट वाज द मेजर इम्पैक्ट, राइट? ब्रिटिश एरा में हम ये देखते हैं कि यूरोप में रेनेसा और रिफॉर्मेशन पहले हो चुका था। रेनेसा क्या है? रेनेसा मतलब रीबर्थ, राइट? न्यू आइडियाज और इनोवेटिव आइडियाज यूरोप में पहले आए 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में, राइट? उस समय आइजक न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, राइट? अलॉन्ग विद दैट कुछ और बहुत सारे स्कॉलर्स, जैसे डिवाइन कॉमेडी नाम का एक बुक लिखा गया था, दांते ने बुक लिखा था, लियोनार्डो दा विंसी, ऐसे बहुत सारे राइटर्स थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, वास्को डिगामा का इंडिया का इन्वेंशन, या मान लीजिए क्रिस्टोफर कोलंबस का इन्वेंशन, ये सारी चीज़ें वहाँ के समाज को, यूरोप के सोसाइटी को इनलाइटेंड किया। वेस्टर्न सोसाइटी, यूरोप की सोसाइटी, इंग्लैंड की सोसाइटी पहले से ही इनलाइटेंड थे। रिफॉर्मेशन वहाँ आया। रिफॉर्मेशन क्या था? पोप और चर्च के पावर को रिड्यूस करना और स्टेट से पॉलिटिक्स को अलग करना, यानी सेक्युलरिज्म का आइडिया लाना। इन सब चीज़ों का प्रभाव हमारे सोसाइटी में पड़ा, क्योंकि जब ब्रिटिशर और वेस्टर्न कल्चर यहाँ आया तो इन्होंने हमें सेक्युलरिज्म के थॉट्स दिए, हमें हमारी रिलीजन को भी थोड़ा प्यूरिफाई किया। आपने पढ़ा होगा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था, राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राइट, दराजियो, आर्य समाज, ऐसे बड़े सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए और समाज में सुधार किया गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिशर के आने से पहला चेंज क्या है? चेंज इन फूड एंड लिविंग हैबिट। हमारा जो इंपैक्ट था पहला, चेंज इन फूड एंड लिविंग हैबिट्स, राइट है? लिविंग हैबिट्स ड्यू टू वेस्ट द चेंज इन फूड। हमारा जो खाने का जो ट्रेडिशनल आइटम था उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। आप देखेंगे नॉन वेज का कल्चर, राइट? पहले जब हम वैदिक कल्चर में थे, एंशिएंट सिविलाइजेशन में थे, या इवन आप देखोगे हर्षवर्धन के समय तक, इवन चोला टाइम में भी वेज का ज़्यादा कल्चर था। जैसे जैसे मेडाइवल टाइम में यूरोपियन के साथ साथ, यूरोपियन तो चलो बाद में भी आए, जैसे जैसे आपका मेडाइवल टाइम में मुस्लिम एम्पायर आए, यहाँ थोड़ा नॉन वेज का कल्चर हुआ, लेकिन उसके बाद यूरोपियन के आने से ये और एक्सेलरेटेड हो गया। सो हमारा फूड हैबिट चेंज हुआ, और फूड हैबिट में हम देखते हैं जो स्टाइल ऑफ ईटिंग था या जो प्रोसेस था वो भी थोड़ा चेंज हुआ। जैसे टेबल कुर्सी का यूज़ करना, शूज़ पहन के खाना खाना, राइट है? पहले हम लोग ज़मीन पे बैठ के फूडिंग करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा वेज और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ मेड आइटम यूज़ करते थे। कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन होना, राइट है? और चम्मच, स्पून, टी, ऐसे चीज़ों का ज़्यादा जो है आपका कल्चर बढ़ा। ब्रिटिशर जब यहाँ पे आए तो टी लेके आए थे, चाय ब्रिटिशर का है। पोर्तुगीज ने यहाँ पे पोटैटो और टोबैको लाया था। क्या लाया था? पोटैटो और टोबैको पोर्तुगीज ने लाया था, याद रखिएगा। तो हमारा जो है टी का कल्चर बढ़ा, कॉफ़ी का कल्चर बढ़ा, टोबैको का खाने का कल्चर बढ़ा। ये सब पहले नहीं था। अगर आप वैदिक सिविलाइजेशन और इंडस वैली में जाओगे तो आप टोबैको, यू विल नॉट फाइंड देयर इज अ टोबैको, बट टोबैको पोर्तुगीज लाया, पोटैटो पोर्तुगीज लाया। तो हमारा फूड हैबिट और लिविंग स्टाइल भी थोड़ा चेंज हुआ। हमारा ड्रेस सेंस भी चेंज हो गया। हम पहले धोती कुर्ता वगैरह पहनते थे, राइट? गांधी जी तो खादी का किए हैं, लेकिन उस समय कॉटन मेड पहनते थे। पैंट शर्ट, टाई, सूट बूट, ये चीज़ें ब्रिटिशर का है। आज भी जो हमारा ड्रेसअप है वो ब्रिटिश का ही इम्पैक्ट है, वेस्ट का ही इम्पैक्ट है। अब तो उसमें और ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया है, अब जीन्स का कल्चर आ गया। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जीन्स जो फर्स्ट टाइम अमेरिका में जो बनाया गया था वो किसके लिए था? लेबरर के लिए था और फैक्ट्री में काम करने के लिए, माइंस में काम करने के लोगों के लिए था। और अभी भी लिवाइस जो जीन्स है सबसे पुराना ब्रांड है, आज लोग बड़े फैशन में पहनते हैं लिवाइस, लेवी का जीन्स, राइट है? उसी ने बनाना चालू किया था और ये कल्चर हो गया, राइट? सो हमारा फूड हैबिट, हमारा लिविंग हैबिट भी चेंज हुआ है, राइट है? अब देखो, जैसे लिक्विड का, ड्रिंक्स का कल्चर, वो वाइन पीते थे, तो हमारे सोसाइटी में भी थोड़ा वाइन का जो है एक्सपेंशन हो गया। आज तो और एक्सपेंड हो गया, आजकल यूथ पी रहे हैं, बॉयज पी रहा है, यंग ब्लड के गर्ल्स पी रहे हैं, राइट है? तो मेट्रो सिटीज में तो ये लिक्विड का कल्चर, टी कॉफी का कल्चर, कंज्यूमर आइटम्स का, राइट है? क्योंकि उन लोगों ने हमें रेलवे दिया, राइट है? रेलवे,
टेलीग्राफ लाइन, राइट है। तो इन सब चीजों से एक सामान दूसरे जगह पे जाते थे, राइट है। कैश क्रॉप का चलन हो गया, कॉटन वगैरह का चलन हो गया, राइस का ज्यादा स्ट्रेस हो गया, इंडिगो वगैरह आप देख रहे हैं। सो फूड हैबिट हमारा चेंज हुआ, ब्रिटिशर का इंपैक्ट हमारे फूड हैबिट पे है। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, चेंज इन सोशल लाइफ एंड इंस्टीट्यूशन। चेंज इन सोशल लाइफ एंड institutions, right? Change in social life and institution. For example, caste system. आपने भी पढ़ा होगा कि हम वर्णा सिस्टम से we have changed वर्णा to caste. हम वर्णा सिस्टम से कास्ट में गए और कास्ट सिस्टम भी चेंज होने लगा, राइट? जैसे मैंने टर्म कहा संस्कृताइजेशन, लोअर कास्ट अपर कास्ट का हैबिट और ट्रेडिशन को प्रैक्टिस करता है, राइट? तो संस्कृताइजेशन का एक कल्चर चला। देन अनटचेबिलिटी वगैरह कम हुआ, अनटचेबिलिटी हैज बीन रिड्यूस्ड। ओके, कैसे रिड्यूस हुआ? जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स थे, जो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स थे, वो उनके साथ अनटचेबल तो प्रैक्टिस करते थे, लेकिन ब्रिटिशर ने जो मीन ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट करा, जैसे रेलवे है, रेलवे के कंपार्टमेंट में आप ये तो नहीं बोल सकते हो कि यहाँ दलित है, मैं पंडित हूं, मैं ब्राह्मण से यहाँ बैठूंगा। तो इससे अनटचेबिलिटी भी कम होने लगा, राइट? साथ में इन लोगों ने जब बर्थ के बेस पे जो कास्ट का सेग्रीगेशन था, दे रिजेक्टेड देम, क्योंकि उनको रेसियलिज्म को प्रमोट करना था। दे बिलीव कि रेस इज मोर सुपीरियर। सो हमारा कास्ट सिस्टम में परिवर्तन होने लगा, लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट के ट्रेडिशन को फॉलो करने लगे, और इन्होंने, आपने पढ़ाई होगा 1932 में जब रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड दिया, वहां रिजर्वेशन की जो सिस्टम है वो कास्ट बेस पे था, इन्होंने चालू किया। तो कास्ट का जो एक डिमार्केशन था, कास्ट सिस्टम ब्रेक डाउन करने लग गया। एडुकेशन आने की वजह से, यूनिवर्सल आइडिया आने की वजह से, इक्वालिटी का कंसेप्ट था, इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेम करी, रूल ऑफ लॉ दिया, उसमें इक्वालिटी का कंसेप्ट था। सो कास्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड, राइट? सेकेंड पॉइंट आप बताओगे इसी सोशल सिस्टम में, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ट्रेडिशनली ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था, राइट है, बट ड्यू टू अराइवल ऑफ यूरोपियन, ज्वाइंट सिस्टम न्यूक्लिएटेड सिस्टम में बन गया, राइट? मॉडर्न एजुकेटेड फैमिलीज होने लगे, और वहां की महिलाएं, गर्ल्स ये चाहती थी कि हस्बैंड के साथ हम अलग थलग होके रहें। देन जॉब करने के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। तो ये जो चीजें थी, इससे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का कंसेप्ट खत्म हो गया। फैक्ट्री उन्होंने बनाया, फैक्ट्री में महिला पुरुष दोनों काम कर रहे थे, वर्किंग आवर्स डिसाइडेड था। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में भी परिवर्तन आया। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ट्रांसफर टू द न्यूक्लिएटेड फैमिली। ओके, नाउ मैरिज सिस्टम, मैरिज सिस्टम, ट्रेडिशनली जो हमारा मैरिज है वो भी कास्ट हायरार्की के ऊपर डिपेंड था, राइट है? मैरिज जनरली कास्ट टू कास्ट होता था। ब्रिटिशर ने भी, और मॉडर्न टाइम में ये चीजें और ज्यादा डिमार्केटेड हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। मैरिज सिस्टम में भी चेंज आना चालू हो गया। मैरिज में जो है इंटर कास्ट मैरिज बढ़ा, राइट है? क्या बढ़ा बच्चे? इंटर कास्ट मैरिज आपका बढ़ना चालू हो गया, राइट है? इंटरकास्ट मैरिज हुआ। इंटरकास्ट मैरिज के साथ साथ मेट का जो सिलेक्शन है, बॉयज और गर्ल्स का सिलेक्शन, उसमें भी वैरायटी आने लग गया। वैरायटी का मतलब क्या है कि पहले पेरेंट्स चूज करते थे, और ज्यादातर हमारे समाज में ये होता था कि जो महिलाएं होती थी, गर्ल्स होता था, उसका चॉइस नहीं पूछा जाता था। आपको ये लड़का हमने सेलेक्ट कर दिया, अच्छा है बुरा है जो भी है, आपने फाइनल कर लेना है, राइट? तो मेट सिलेक्शन में भी गर्ल्स के चॉइस पूछे जाने लगा। इंडिविजुअलिटी का कंसेप्ट आने लगा कि महिलाएं किसे पसंद कर रही हैं, गर्ल्स किसे पसंद कर रहा है। तो ये भी चीजें परिवर्तन आया। मैरिज में लेट मैरिज का कंसेप्ट आया। क्या हुआ? अमेरिका, इंग्लैंड, वेस्ट कंट्री से लेट मैरिज। आपने सुना होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, सिविल मैरिज एक्ट, और जो पहले शादी होती थी 14 और 18 ईयर का कंसेप्ट था गर्ल्स एंड बॉयज के लिए। चाइल्ड मैरिज ज्यादा होता था, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, राइट है? तो इन चीजों को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया।
एंड ग्रेजुअली मैरिज का एज 18 ईयर, 21, आजकल तो 30 भी चल रहा है, 25, 35, ये धीरे धीरे जो है मैरिज का, लेट मैरिज का कंसेप्ट आया, राइट है। तो ये भी वेस्ट का ही इंपैक्ट है, लेट मैरिज कंसेप्ट। ओके, देन हम मैरिज को जनरली क्या मानते थे कि गॉड ने ऊपर से रिश्ते बनाए हैं, हम लोग आसमान से बनाए हुए हैं, 7 जन्मों का बंधन है, दिस दैट, इस तरह का कंसेप्ट था। लेकिन अब क्या हो गया, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट है। और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ दिन चला तो चला, नहीं तो छोड़ देना है। डाइवोर्स के केसेस बढ़े, मैरिज इज नाउ कॉन्ट्रैक्ट। ये सिर्फ होली संस्कार नहीं रहा, पहले क्या होता था, इट्स ए रिचुअल। मैरिज में हम लोग क्या देखते हैं, गॉड के सामने अग्नि के 7 फेरे, दुनिया भर का रिचुअल्स होता है ना। तो अब क्या हो गया कंसेप्ट, वो रिचुअल्स नहीं रहा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट है। देन अभी क्या हुआ है कि मैट्रिमोनियल साइट्स बन गए हैं, एप्स आ गए हैं, पेपर में ऐड जाने लगा। 50 साल पहले तक पेपर में ऐड नहीं जाता था, आज ब्राइड और ग्रूम का कॉलम होता है हर पेपर में, राइट है। तो साथ में एप्स भी आ गए हैं, साथ में ऑनलाइन डेटिंग सेटिंग चालू हो गया। ये चीजें वेस्ट का ही इंपैक्ट है। आज पहले डेटिंग सेटिंग नहीं होता था, राइट है, और ये एप्स, ये साइट्स, ये सब चीजें नहीं होता था। इसको बड़ा नेगेटिव मानते थे, इनको बड़ा नेगेटिव मानते थे, है ना, कि पेपर में नाम जा रहा है, लड़का इतना साल का है, एमबीए है, इंजीनियर है, आईएएस है, ये सब नहीं बोला जाता है। लड़की भी सेलेक्ट करने जाते थे, लड़के वाले भी सेलेक्ट करते थे, है ना। तो इस तरह का ज्यादातर लोग रिश्तेदारों में शादियां करते थे, लेकिन अब वो कंसेप्ट नहीं रहा है, राइट है। अच्छा, एक नया ट्रेंड आ रहा है, फैशन आ रहा है, वो क्या है, वो है ट्रांसजेंडर का। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पार्लियामेंट लॉ बनाए, ट्रांसजेंडर के शादी को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे गे मैरिज, स्विट्जरलैंड में, फिनलैंड में, वेस्ट कंट्री में गे मैरिज है, लड़का लड़का शादी कर रहा है, लड़की लड़की शादी कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत के लिए, कल ही परसों आप जजमेंट देखेंगे कि ये जो शादियां हैं, समलैंगिक मैरिज, जो गे शादी है या सेम सेक्स मैरिज है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नाउ इट्स डिपेंड ऑन पार्लियामेंट वेदर पार्लियामेंट विल मेक द लॉ और नॉट। जैसे ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में कोर्ट ने कहा था कि इट्स डिपेंड ऑन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हैव टू मेक लॉ, राइट। लेकिन एक दो चीजें जो महिलाओं के फेवर में दिया, या मान लीजिए लिव इन रिलेशन, 2010-11 में ये हमारे मैरिज में कंसेप्ट आया कि लिव इन रिलेशन, लड़का लड़की शादी से पहले सारा सिस्टम ऑन कर सकते हैं विदाउट मैरिज। लिव इन रिलेशन, बेंगलोर में जॉब कर रहा है, दिल्ली में स्टडी हो रहा है, और लिव इन रिलेशन का कंसेप्ट, तो लिव इन रिलेशन जम्मू में भी हो रहा होगा, लेकिन दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, इसमें लिव इन रिलेशन। और एक दो लिव इन रिलेशन तो आपने काफी न्यूज में सुना होगा, मार ही दिया, है ना। तो लिव इन रिलेशन का भी कंसेप्ट चल रहा है, लिव इन रिलेशंस, राइट। सो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में, सोशल इंस्टीट्यूशन में ये परिवर्तन आ रहा है वेस्ट के इंपैक्ट से, राइट। ओके, नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द चेंज इन पोजीशन ऑफ वुमेन, उसी में सोशल लाइफ में ही रखेंगे, चेंज इन पोजीशन ऑफ वुमेन। वुमेन का पोजीशन जो है चेंज किया गया है, थोड़ा चेंज मतलब चेंज हो गया। ओवर या पासिंग द टाइम वी सी द चेंज इन पोजीशन ऑफ वुमेन। समाज का भी एक एटीट्यूड चेंज हुआ, और महिलाएं भी अपने राइट्स के लिए बहुत जागरूक हुई हैं। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बहुत सारे एनजीओज कैसे कैसे वुमेन को इंपावर कर रही हैं। तो वुमेन के रिगार्डिंग, पहले वुमेन को माना जाता था इंफीरियर, जेंडर वाइज। आपको जान के आश्चर्य होगा कि महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं थी। न्यूजीलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने महिलाओं को वोटिंग राइट दिया। अराउंड 1900 का, 1896-98 का टाइम होगा, 1900 के आसपास न्यूजीलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने वुमेन को वोट दिया, राइट है, वोटिंग राइट। अमेरिका, इंग्लैंड ने भी नहीं दिया। भारत ने आजादी के बाद फर्स्ट टाइम, फर्स्ट इंस्टेंस में वुमेन को वोटिंग राइट दिया। बिफोर इंडिपेंडेंस वुमेन को वोटिंग राइट नहीं था, जबकि पार्शियल वोटिंग राइट थी। तो महिलाओं के एटीट्यूड में भी, महिलाओं के रिगार्डिंग एटीट्यूड में चेंज आया, पोजीशन में चेंज आया।
नाउ इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी का कंसेप्ट चल रहा है। क्या चल रहा है? जेंडर इक्वालिटी। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 देखते होंगे महिलाओं से रिलेटेड, आर्टिकल 15 देख रहे हैं आप, 42 देख रहे हैं, 47 पढ़ रहे हैं, 39 पढ़ रहे हैं। These are the articles that ensure the equality to women, gender equality। वुमेन किसी से इंफीरियर नहीं है, चंडी, दुर्गा, काली का रूप है, राइट है। अभी महिला आरक्षण बिल आया है, आपने पढ़ा होगा, वुमेन रिजर्वेशन बिल। 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वुमेन रिजर्वेशन बिल इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। ऑल्दो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में था, आर्टिकल 243D में और 243T में, टी वाला म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है और 243 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, जहां महिलाओं के लिए 1/3 सीट हैज बीन रिजर्व इन द लोकल इलेक्टेड बॉडी या इलेक्टोरल बॉडीज में महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी गई। ये भी हम देखते हैं वेस्ट का ही इंपैक्ट है, क्योंकि वहां भी वोटिंग राइट, इक्वालिटी वगैरह दिया गया। एट द सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर दिया गया कि आप अपने लॉ बना के, पार्लियामेंट में लॉ बना करके, आप अपने स्टेट लेजिस्लेचर में लॉ बना करके इस 33% को 50% तक दे सकते हैं। बहुत सारे राज्यों ने ऐसा किया है, जैसे गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश। इन राज्यों ने द स्टेट हैज इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम 33 to 50% in local institutions, right? However, after 75 year of age, this is the 18th लोक सभा गोइंग ऑन, 17th लोक सभा, हमने ये देखा कि महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व करी गई हैं 1/3। ऑल्दो 12% रिप्रेजेंटेशन है आज के टाइम में पार्लियामेंट में, ओनली 12% रिप्रेजेंटेशन, और ये 10% रिजर्वेशन दिस लोकसभा में आया जो एक्सपायर होने वाला है विद इन 6 मंथ, राइट है। तो महिलाओं के लिए भी सीट रिजर्व किया जा रहा है, इक्वालिटी की बात हो रही है, राइट। सो दिस इज द मेजर चेंज ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट इन आवर सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में जो है परिवर्तन, इसको डिलीट करना होगा कहीं पर, चेंज करने के लिए हमारे समाज में जो परिवर्तन हो रहा है वो वेस्ट के इम्पैक्ट से सारी चीजें हो रही हैं। नाउ नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? चेंज इन द रिलीजियस लाइफ। चेंज इन द रिलीजियस लाइफ। चेंज इन द रिलीजियस लाइफ, राइट। अब देखो बच्चे, ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ वेस्ट बहुत सारे रिलीजियस जो हमारे रिचुअल्स थे, बैड रिचुअल्स, वो भी आपका खत्म हो रहा है या हो चुका। अब एग्जांपल में मैं देता हूं आपको सती सिस्टम। सती सिस्टम, इसको रिलीजन के साथ कनेक्ट किया गया। आपने वैदिक एज में सती सिस्टम नहीं देखा होगा, लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का शासन, महमूद गजनबी का रूल, फिरोज शाह तुगलक, ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल एशिया या इस्लामिक रूलर जब यहाँ पे आए, तो महिलाओं के सतीत्व की रक्षा करने के लिए जो है सती सिस्टम आया। अदरवाइज वैदिक एज में सती सिस्टम नहीं है, राइट। सती, बट जो भी है, जैसे भी आया, इट्स अ कर्स, इट्स अ सोशल एविल। राजा राम मोहन राय या अदर सोशल रिफॉर्मर ने वेस्ट के इम्पैक्ट में आकर के सती सिस्टम को खत्म किया। ओके, आपने पढ़ा ही होगा विलियम बेंटिक 1829। इसी तरह बीडो रीमैरिज, बीडो रीमैरिज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856, 1856 बीडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया है ना। डलहौजी के वक्त ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया एंड लॉर्ड कैनिंग के वक्त इसको पास करवाया गया, बीडो रीमैरिज। ओके, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब छोटे छोटे बच्चों को भ्रूण हत्या जिसको आप बोलते हो, ऐसे बच्चों को मार देना बिकॉज दे आर गर्ल, राइट है। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड था जनाब। ह्यूमन सेक्रीफाइस होता था, नर बलि पर था, ह्यूमन सेक्रीफाइस, ह्यूमन सेक्रीफाइस, ह्यूमन सेक्रीफाइस, राइट। ह्यूमन सेक्रीफाइस को खत्म किया गया, फीमेल इन्फेंटिसाइड, विडो रीमैरिज, उसके बाद सती सिस्टम को एब्रोगेशन। फिर ऐसे बड़े सारे बैड रिचुअल्स है, जैसे देवदासी सिस्टम।
साउथ इंडिया के टेम्पल्स में गर्ल्स को छोड़ दिया जाता था और उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन होता था। राइट है, देवदासी सिस्टम, देवदासी सिस्टम, रिलीजन के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन होता था। राइट, तो इनको भी खत्म किया गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो मैरिज था, एज मैरिज का इंक्रीज करना, यह भी एक तरह से सोशल रिफॉर्म ही है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा थी, चेंज इन द रिलीजियस टाइप, क्योंकि रिलीजन के नाम पे बड़े सारे चीजें करी जाती थी। देन टेम्पल एंट्री में दलितों को टेम्पल एंट्री ना करना, एंड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी बहुत ज्यादा था। रिडक्शन इन रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, रिलैक्सेशन इन रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। जैसे पंडित सब क्या करता था, श्राद्ध क्रम में बहुत ज्यादा तामझाम करना, मृत्यु भोज करना, महिलाओं के विडो मैरिज का हेयर कट करवा देना, पूरा मुंड करवा देना, ऐसे जो टॉर्चर करने वाले रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी था, ये रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को खत्म कर दिया गया। राइट है, वेस्ट के आने से ब्लैक मैजिक, जादू टोना तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक पहले चलता था। असम का जादू सुना होगा आपने, बंगाल का जादू सुना होगा, बंदे गायब हो जाते थे। हमने नहीं सुना, असम जाने के बाद, बंगाल जाने के बाद, ये स्टूडेंट पढ़ रहा है यहां बहुत अच्छे से, ये बंदा गायब हो जाएगा। सुनते हैं, असम का एक मोयंग डिस्ट्रिक्ट था जहां ब्लैक मैजिक के लिए बहुत फेमस था, तंत्र साधना होती थी। राइट है, सो ये जो ब्लैक मैजिक है, इस ब्लैक मैजिक को भी बैन कर दिया गया, जो ऑर्थोडॉक्सी था रिलीजन के नाम पे। राइट है, सेक्रीफाइसेस होते थे एनिमल का, ये सारी चीजें जो है बहुत हद तक इसमें सिस्टम में रिफॉर्म किया गया। इवन आप पढ़ेंगे कि ट्रेवनकोर में 18056 का टाइम है, भेल्लोर अपराइजिंग पढ़ा होगा रिलीजियस के नाम पे। 1806 ईस्वी में हुआ था एक भेल्लोर अपराइजिंग, वहां भी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी था। साउथ इंडिया के टेम्पल्स में इस तरह की डिफरेंसेस होते थे। इवन रिलीजन के नाम पे अनटचेबिलिटी प्रमोट किया जा रहा था, कास्ट सिस्टम प्रमोट किया जा रहा था, और लोअर कास्ट के लोगों को ठाकुर के कुएं पे पानी नहीं पीने दिया जाता था, क्योंकि वो जो है अपवित्र हो जाता था। राइट है, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये चीजें भी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी कम हुआ। राइट, लोग सुपरस्टिशन से बाहर निकले, पहले बहुत ज्यादा सुपरस्टिशन था। राइट, अगर कोई छोटी सी घटना होती थी, इसको कनेक्ट करते थे सुपरस्टिशन के साथ, गॉड के साथ। राइट है, आपने ये भी पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, यूरोप में चलता था ये पेपेसी, पोप तो राजा को डिक्टेट करने लगा। एक राजा बोलता था आई एम द स्टेट, मैं ही स्टेट हूं। स्टेट वो कैसे हो सकता, वो तो राजा है ना। तो ऑर्थोडॉक्सी को कम किया, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, रिचुअल्स वगैरह को कम किया। राइट है, चेंज इन पॉलिटिकल लाइफ, अनदर इंपैक्ट ऑफ वेस्ट इज दैट, याद रखना आपको आंसर 2 पेज से ज्यादा नहीं लिखना है। एक आंसर लिखना है 1 पेज का और एक आंसर लिखना है 2 पेज का। आप जितना भी डिस्कशन सुनेंगे उसको सम अप आपको उतना ही में करना है, क्योंकि ना वहां पे समय है, ना आपके पास वहां पर जो है वर्ड दिया गया उससे ज्यादा लिखने के लिए। आपके पास वर्ड का चॉइस है, कितने वर्ड में आंसर देना है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल एग्जाम होता है और ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम होता है उसमें डिफरेंट है। कंपटीशन के एग्जाम्स में जब हम लिखते हैं तो प्रिसाइज राइटिंग करना होता है, बेशक वो आंसर बहुत लंबा ही क्यों ना हो, आपको 2 पेज में ही उसको कंप्लीट करना है। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि राइटिंग स्किल वही है, और कोई भी बच्चा IAS PCS तब बनेगा जब वो मेंस अच्छे से पास करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो राइटिंग आपको अच्छे से ध्यान देना है। विद इन द लिमिटेड स्पेस यू हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स, एटलीस्ट मैक्सिमम पॉइंट यू हैव टू राइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, चेंज इन पॉलिटिकल लाइफ। चेंज इन पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ में हम क्या चेंज देखते हैं वेस्ट के आने से? देखो बच्चे, डेमोक्रेसी, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। पहले जब आप पढ़ते हैं एंशिएंट इंडिया तो आपने देखा होगा मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, कहां वोटिंग राइट है। फिर आया मेडाइवल एज, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, जहांगीर, अनारकली, नूरजहां, यही सब चल रहा है। मराठा में शिवाजी जो बोलेंगे होगा। राइट है,
महाराजा रणजीत सिंह जो बोलेंगे होगा, राइट। राजा रजवाड़ों का शासन आया। लेकिन डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, ये जो चीजें हैं ये ब्रिटिश का इन्वेंशन है, डेमोक्रेसी नहीं था, राइट। बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल वेस्ट का है कि आप वोट देंगे, आप इलेक्टेड गवर्नमेंट चूज करेंगे, यानी आपसे पूछ करके वोट दिया जाएगा। पहले मोदी जी हो चाहे इब्राहिम लोदी हो, वो एक ट्रेडिशन और हायरार्की में चलता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि मोदी जी अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आप बटन दबा सकते हैं, अगर आपको लगता है अच्छा किया तो आप फेवर में वोट कर सकते हैं। लेकिन पहले आपसे पूछने नहीं जाता था। अकबर ने किसी से पूछा नहीं कि मैं अपना सिंहासन पर बैठूं कि ना बैठूं, शाहजहां ने नहीं पूछा था। गेटिंग माई पॉइंट। सो डेमोक्रेसी की बातें हो रही हैं। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिशर ने हमें दिया कॉन्स्टिट्यूशन, वेस्ट का इंपैक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जनरली मीन बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, अनलिमिटेड पावर यूज न करना। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, एक बुक लिखा हुआ है, उस बुक के हिसाब से आप काम करना। जैसे आपको लगता है धारा 370 को एब्रोगेट किया गया, 35 को एब्रोगेट किया, यू आर गोइंग टू कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के लिए। गवर्नमेंट ने किया, आप गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं। आपको लगता है डिमोनेटाइजेशन हुआ, डिमोनेटाइजेशन वाज बैड, यू आर गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यू आर गोइंग टू द कोर्ट। लेकिन अकबर के खिलाफ, शाहजहां के खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ, फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ, उसके बाद आपका जो है आपका समुद्रगुप्त के खिलाफ, या मान लीजिए अशोका के खिलाफ, तो आप कभी नहीं जा सकते थे कोर्ट में, राइट। उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। राजा ने जो कहा वही ब्रह्म वाक्य था। राजा ने कहा दिस इज फाइनल, देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन, बट नाउ देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई डीसी कलेक्टर आपका काम नहीं कर रहा, आप तुरंत आरटीआई लगाओगे, आप तुरंत कोर्ट में लेके जाओगे। आप एनजीओ के साथ मिलेंगे, देखो ये हमारा बीडीओ काम नहीं कर रहा, एसडीओ काम नहीं कर रहा, एक कलेक्टर काम नहीं कर रहा है। उस समय आप कुछ नहीं कह सकते थे, आपको सजाए मौत, फांसी दिया जाता था, या आपको हाथी के पैर के तले कुचलवा के मार दिया जाता था, राइट है। राजा का वर्ड जो था वो लास्ट वर्ड था। लेकिन अभी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। सो ब्रिटिशर ने आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिया, रूल्स रेगुलेशन दिया। कोई भी गवर्नमेंट होगा उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ना। अगर आपको लगता है यू कैन गो टू द कोर्ट, अभी देखिए ट्रांसजेंडर वाले कोर्ट गए ना, कोर्ट में क्या कहा कि नहीं भाई मैं तो नहीं कह सकता, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। गेटिंग माई पॉइंट। सो कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये भी वेस्ट का ही इंपैक्ट है। हमारे पास ये चीजें नहीं थी। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे, ब्रिटिशर आया ना जी, पलासी के बाद स्टैब्लिश हो गया। उसके पहले कौन था पलासी में, बंगाल में कौन था, सिराजुद्दौला, है ना। आप देख लो हर राज्य में अलग अलग राजा थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आया। देन हम देखते रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून सबसे ऊपर है। कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। लॉ का शासन होना, ये भी वेस्ट का इंपैक्ट है। नो वन इज एबव टू लॉ। आपकी रैंक क्या है, आपका हायरार्की क्या है, आपका पोजीशन क्या है, दैट डज नॉट मैटर। मैटर इज ओनली लॉ। जैसे अभी हम देखते हैं कानून से ऊपर, हम बोलते हैं ना कोई भी क्यों, कितना बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर होता है। सो रूल ऑफ लॉ, दिस इज द इंपैक्ट ऑफ वेस्ट, राइट। फिर हम देखते हैं आपका सेपरेशन ऑफ पावर। जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, दिस इज द 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। मॉन्टेस्क्यू ने दिया, पहले जॉन लॉक फिर मॉन्टेस्क्यू ने इलैबोरेट किया। सो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट हम देखते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, राइट। सेपरेशन ऑफ पावर इज ऑल्सो गिवन बाय द ब्रिटिशर्स। देन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल लिखा हुआ 326, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जाति का डिफरेंस नहीं होगा, कास्ट का कोई डिफरेंस नहीं होगा, रिलीजन विल नॉट मैटर, राइट। वोटिंग राइट विल बी गिवन टू एवरीवन। दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। दिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज ऑल्सो इंपैक्ट ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटी। बड़े बड़े टर्म हम बात करते हैं ना, गुड गवर्नेंस, फेडरलिज्म,
unitary governments, right? So all this concept was given by Britisher. अदरवाइज वहां पे डिक्टेटरशिप का शासन हुआ करता था ब्रिटिशर के आने के पहले। यहां इस तरह से आप वोट नहीं कर सकते थे, आपके ऊपर चॉइस नहीं था कि आप सरकार को इलेक्ट करो या सरकार को आप रिजेक्ट कर दो। नाउ यू कैन इलेक्ट, नाउ यू कैन रिजेक्ट द गवर्नमेंट, राइट? सो दिस इज द आइडिया दैट ब्रिटिशर हैज गिवन टू इंडिया। अब भारत में हम देखते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बन रहा है, फेडरल गवर्नमेंट बन रहा है, स्टेट अलग है, यूनियन अलग है, प्रेसिडेंट है, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, वेस्ट का इंपैक्ट है, राइट? अदरवाइज आप देखिए जब अशोका का शासन था, चंद्रगुप्त का शासन था, समुद्रगुप्त का शासन था, हर्षवर्धन का शासन था, चोला एम्पायर था, ऐसा सिस्टम था, हम थोड़ा थोड़ा चीज कुछ कुछ देख सकते थे, राइट? नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। चेंज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, द इंपैक्ट ऑफ, हम क्या डिस्कस करें, इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी, राइट है? चेंज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, कल्चर, ये सब चीजों में हम चेंज देख रहे हैं। चेंज इन आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, लिटरेचर। एक होता रविंद्र संगीत, नाम सुने हो? रविंद्र संगीत, आपने नाम सुना होगा। ओरिएंटल आर्ट, ओरिएंटल आर्ट वेस्ट का इंपैक्ट है। रविंद्र संगीत, अविनेंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंगाल पार्टीशन के वक्त ब्रिटिश का इंपैक्ट था। हमारे यहां वसौली पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है, लेकिन वहां भी ब्रिटिश का इंपैक्ट देख रहे हैं। अब देखो रेलवे वगैरह का हमारे यहां पे इंट्रोडक्शन हुआ, उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। हमारा जो पार्लियामेंट था वो ब्रिटिशर ने बनाया था। अभी हमने नया सेंट्रल विस्टा बनाया है, ये ब्रिटिश का ही एक आर्किटेक्चर है। रेलवे ब्रिटिश का ही दिया हुआ था। मोदी जी बेशक बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, लेकिन ट्रैक ब्रिटिशर का था, ब्रिटिशर ने हमें दिया, राइट है? फिर हम देखते हैं म्यूजियम, ब्रिटिशर ने बड़े सारे म्यूजियम्स देश में बनाया। कलकत्ता में एक हावड़ा ब्रिज है, ब्रिटिशर का बना हुआ है। टीपू सुल्तान के पैलेस की तरफ साउथ में जाइए तो ब्रिटिशर ने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए, मॉन्यूमेंट्स बनाया, आर्किटेक्चर्स बनाया भारत में। हमारा फाइन आर्ट, ओरिएंटल आर्ट, कल्चर, ये सब भी ब्रिटिशर का बहुत हद तक इंपैक्ट है। म्यूजिक वगैरह में देखो आजकल डिस्को हो रहा है, लोग भांगड़ा कम डिस्को ज्यादा देख रहे हैं, वेस्टर्न म्यूजिक ज्यादा सुन रहे हैं, राइट है? हमारे थॉट्स प्रोसेस में चेंज आ रहा है। इंग्लिश म्यूजिक सब ज्यादा, लोग फोल्क सॉन्ग नहीं सुन रहे। पंजाब में या इस इलाके में चलो मान लिया भांगड़ा थोड़ा पॉपुलर है, लेकिन फोल्क सिंगिंग कम है भारत में। आपको मैं डोगरी सिंगर बोलूंगा, आप दो चार नहीं बता पाओगे, लेकिन मैडोना, शकीरा, ब्रिटनी स्पीयर, बड़े बड़े नाम आपको पते होंगे, माइकल जैक्सन, राइट? फोल्क म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक लोकल लेवल तक पहुंच चुका है, राइट? तो ये आर्ट है, कल्चर है। लोगों को पता है ऑस्कर अवार्ड क्या है, ग्रैमी अवार्ड क्या है, पेरिस में कुछ हो रहा है फंक्शन, राइट? मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये सब कॉन्टेस्ट हो रहे हैं। लोकल वाला पॉपुलर नहीं है। मिस चंडीगढ़ कोई नहीं सुन रहा है, जम्मू कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन मिस यूनिवर्स का बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है। तो भारत ने आर्ट, कल्चर, फाइन आर्ट्स, एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में बनाया था सर विलियम जोन्स ने। बड़े सारे स्कूल कॉलेजेस बनाए उन्होंने। फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया ट्रेनिंग सिविल सर्विस के लिए, हिंदू कॉलेज बनाया दिल्ली में, कलकत्ता में, मेयो कॉलेज अजमेर में बनाया। तो ब्रिटिशर ने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग बनाया। पार्लियामेंट जहां हम बैठते थे, और दिल्ली का जो ल्यूटियन देख रहे हो, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डिफेंस का ब्रिटिशर का है। अभी इस बार हमने एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाया है पार्लियामेंट के लिए, लेकिन कितने दिनों के बाद बनाया, 75 साल हो गए, लेकिन हम उसी पार्लियामेंट में काम कर रहे थे। दिल्ली का डिजाइन ब्रिटिशर ने बनाया था, ल्यूटियन जो बोलते हैं हम, या चंडीगढ़ जो सिटी है ब्रिटिशर ने बनवाया था मॉडल। भारत का पहला जो है एक सिटी है। तो ये सारी बिल्डिंग्स और डिजाइन उन्होंने ही किया, राइट? नेक्स्ट, चेंज इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। वेस्ट का इंपैक्ट एजुकेशन में क्या सब रहा? वेस्ट का इंपैक्ट रैशनैलिटी,
साइंटिफिक थॉट्स, रैशनैलिटी, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, साइंटिफिक थॉट, मेडिकल साइंसेस। कैलकाटा मेडिकल कॉलेज ब्रिटिशर ने बनवाया था। ब्रिटिशर ने पहले भारत में यूनिवर्सिटी बनाया, आपको याद होगा, कैलकाटा, मुंबई, मद्रास। 1857 याद है? वुड डिस्पैच, यू रिमेंबर? क्रिश्चियन मिशनरीज यहां आए। तो भारत के एजुकेशन के फील्ड में रैशनैलिटी, साइंटिफिक थॉट, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, मेडिकल साइंस, राइट है। हमारा ट्रेडिशनल वैदिक फिलॉसफी से अलग मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन दिया उन्होंने। वेस्ट का इंपैक्ट है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो इंपैक्ट। और एडुकेशन में जो हम चेंजेस देख रहे हैं, साथ में को एडुकेशन ब्रिटिशर का इंपैक्ट है। अभी हम देखते हैं ऑनलाइन एडुकेशन, ये सब सिस्टम अमेरिका में पहले चल चुका था, राइट। सो इन फील्ड ऑफ एडुकेशन वेस्ट हैज इंपैक्टेड, राइट। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इंपैक्ट ऑफ वेस्ट इन इंडियन सोसाइटी। वेस्ट का क्या इंपैक्ट है भारत के सोसाइटी में? चेंज इन इकोनॉमिकल लाइफ, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में क्या सब चेंजेज हुआ, राइट। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइज हो जाना। ब्रिटिशर ने भारत को रॉ मटेरियल का सेंटर बनाया था, एंड रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस होकर इंग्लैंड जाता था और वहां के फर्निश गुड यहां आते थे। इंडिया कन्वर्टेड टू मार्केट फॉर फर्निश्ड गुड, राइट। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस हुआ। क्या हुआ? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारा ट्रेडिशनल जो स्ट्रक्चर था इकोनॉमी का, वो कोलैप्स कर गया। जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री। आपने सुना होगा स्वदेशी, खादी, चरखा, ये सब ब्रिटिशर ने खत्म कर दिया। हैंडलूम, बड़े बड़े मशीन मेड प्रोडक्ट आते थे, राइट है। आपने सुना होगा मुर्शिदाबाद वाज अ सेंटर इन दैट टाइम, सिल्क इंडस्ट्री के लिए, कोलैप्स कर गया। भारत में कमर्शियल क्रॉप आया, टोबैको, डिमांड ज्यादा था, इंडिगो, टी। भारत में आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर, दिहाड़ी मजदूर, बेगार वगैरह तो मिडाइवल टाइम में था। लेबर लॉ भी आया, इकोनॉमिक में आप देखोगे लेबर लॉ, वर्किंग आवर्स डिसाइड किया गया। फैक्ट्री एक्ट आया, बड़े बड़े फैक्ट्रीज आए। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में हम देखते हैं रेलवे का काफी रोल है। रेलवेज, टेलीग्राफ लाइन, राइट है, रेलवे, टेलीग्राफ लाइन, पोस्टल सर्विसेज, ये सारी चीजें भारत में आया। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का चेंज हम देखते हैं, राइट। सो इन इंडिया द इकोनॉमिकल चेंज इज ऑल्सो, राइट। भारत में बहुत सारे इकोनॉमिकल चेंज हुए वेस्ट के आने की वजह से। वेस्ट जो आया तो हमारे समाज के अंदर बहुत सारे, चाहे इकोनॉमिक लाइफ हो, पॉलिटिकल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ह्यूमैनिटेरियनिज्म। वेस्ट के आने से भारत में आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म भी आया। मानवतावादी आउटलुक, रैशनल आउटलुक। हमारा समाज बहुत ज्यादा सोशल एविल्स में बंधा हुआ था। इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू मेनी एविल्स एंड दिस एविल्स हैज बीन एंडेड। ह्यूमैनिज्म, कास्ट, रिलीजन, जेंडर नहीं, इंसान को इंसान की नजर से देखा गया। फर्स्ट वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, देन वी कम टू दैट रिलीजन, देन वी कम टू दैट रीजन। आप जम्मू कश्मीर से हैं, मैं वेस्ट बंगाल से हूं। हमारा और आपका एक अलग रीजन है, हमारा आपका लैंग्वेज अलग है, बट वन थिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। सो आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय द ब्रिटिशर, राइट।
Rational thinking was popularized by the Britishers. So this idea is very prominent. So वेस्ट का क्या इंपैक्ट हुआ, आप इसको एनालाइज करेंगे. अपने वर्ड्स में आप 2-4 लाइन बढ़ा के भी लिख सकते हो, लेकिन जो भी लिखना है 2 पेज से ज्यादा नहीं लिखना है, बिकॉज ये जीएस का पार्ट है, ये ऑप्शनल नहीं है. क्योंकि ऑप्शनल में हम थोड़ा ज्यादा भी लिखते हैं, लेकिन जीएस में 2 पेज का ही आंसर होगा. राइट? तो एक बार आप रिवाइज करो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स, इंपैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, इंपैक्ट ऑफ इस्लाम और सोशल, एक और टॉपिक्स है सोसाइटी में क्या चेंज हुआ, फिर हम वुमेन रिलेटेड इश्यूज पे आएंगे. राइट? क्वेश्चन लिखिए, व्हाट वाज द मेजर इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी? व्हाट वाज द मेजर इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन और इंपैक्ट ऑफ वेस्ट इन इंडियन सोसाइटी? वेस्ट का इंडियन सोसाइटी में क्या प्रभाव पड़ा? राइट? वेस्ट का भारत के समाज के ऊपर सोशल स्ट्रक्चर में आप क्या चेंजेस देख रहे हो? ओवरऑल आपको बताना है सब कुछ, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड ऑल. समझ में आया? चलो 2 मिनट का वक्त दिया मुझे, आप बताओ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स आपको लिखवाता हूं. किस तरह से बुद्धिज्म का क्या इंपैक्ट पड़ा, इस्लाम का क्या इंपैक्ट पड़ा. अगर आप पूरा क्लास सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की पढ़ने की ज़रूरत है. इसीलिए मैं यही कहूँगा कि पूरी क्लास को, सारे बच्चे सारे क्लास को पढ़ना, जिससे आपका कोई चीज़ मिस ना हो. अदरवाइज मैंने आपको सोर्स ऑफ मटेरियल कहा है, वो पढ़ना है आपको. ठीक है ना? समझ रहे हो बच्चे? क्या गुड नेम है आपका? मिस्टर विकास. पूरा नाम? विकास देवकीर्ति. अच्छा, दीप सिंह. राइट राइट, वेरी गुड. विकास, आप लोगों ने एग्जाम दिया है इस साल? नो. नेक्स्ट ईयर का प्लान करें. गुड, अर्ली स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है. एनसीईआरटी को पढ़ना है आपने. एनसीईआरटी इज मस्ट. राइट है? फिर हर एक टॉपिक्स का, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है. पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी. राइट? एमसीक्यू बनाने हैं. फिर ऑप्शनल भी पढ़ना है. ऐसा नहीं कि ऑप्शनल को इग्नोर करना है. जिसने जो भी ऑप्शनल रखा हुआ है, कोई एक्स रखा है, कोई वाई रखा है, कोई जेड रखा है, सबका अपना चॉइस है. क्या है ऑप्शनल आपके? पीएसआर. वेरी गुड. और गुड. और सोशियोलॉजी. आपका सोशियोलॉजी आपका? माय गॉड. बैकग्राउंड है क्या? एमएससी. गुड. आपका जोलॉजी एमएससी है. गुड. ग्रेजुएशन आपका? डिसाइड नहीं, कंफ्यूज है अभी आप. राइट? आप एंथ्रो. आप? नो, डिसाइड ही नहीं है. आपका एंथ्रो. आपका एंथ्रोपोलॉजी. आपका सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी के 3-4 बच्चे हैं. वेरी गुड. सोशियोलॉजी इंटरेस्टिंग है, क्वाइट इंटरेस्टिंग है. किसकी बुक पढ़ते हो? अच्छा, ग्रेजुएशन पढ़ा आपने. ग्रेजुएशन पीजी भी किया? ग्रेजुएशन कर रहे हो. राइट, वेरी गुड. आपने तो पढ़ा होगा ये सब सोसाइटी का. अभी ग्रेजुएशन में फर्स्ट सेमेस्टर में है कि नहीं पता नहीं, मुझे लगता है ना? सोसाइटी का है, थोड़ा बहुत है. हाँ हाँ. रैशनलिटी क्या होता है? रैशनलिटी देखो, पहले क्या होता था, हमारा जो एजुकेशन भी था ना, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल, साइंटिफिक नहीं था. इंजीनियरिंग कॉलेजेज, मेडिकल कॉलेजेज इतने ज़्यादा नहीं था. तो हमने साइंटिफिक एजुकेशन पे ज़्यादा स्टेज दिया, रैशनलिटी के ऊपर ज़्यादा स्टेज दिया. जैसे हमारी वेदांतिक फिलॉसफी, ट्रेडिशनल संस्कृत था, तो लोगों को उसे जॉब कहाँ मिल रहा है, अच्छे डॉक्टर कहाँ मिलते.
अगर बहुत ज़्यादा आप संस्कृत पढ़ेंगे या पुराने ट्रेडिशनल स्टडी करेंगे तो आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, इंजीनियर नहीं मिलेंगे, टेक्निकली एक्यूब पर्सन नहीं मिलेगा। तो रैशनैलिटी एजुकेशन में आया, मतलब एजुकेशन को हम सिर्फ ट्रेडिशनल नहीं बनाए हैं, जो मॉडर्न साइंस जो एजुकेशन है, जो डिमांड है उसके हिसाब से। जैसे आज आईपैड का, टैबलेट का ज़माना है ना, तो आज इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया। आज अगर कोई बोलता है कि मैं ट्रेडिशनल संस्कृत पढ़ के कोई जॉब लूंगा, तो मुझे तो नहीं लगता संस्कृत पढ़ के जॉब लेना संभव है, लेकिन उस समय संस्कृत, वेदांतिक फिलॉसफी, ये सब चीज़ें था। आज क्लास में हम लोग बैठे हैं, हर बंदा चाहता है टेक्निकल एजुकेशन ले, राइट है, कोई नहीं कहेगा मैंने संस्कृत पढ़ना है। तो यही था रैशनैलिटी। और एडुकेशन में रैशनैलिटी का ये भी मतलब है कि जो कस्टम, ट्रेडिशन, इन सब चीज़ों से हमें ऊपर उठना है। हमारा आउटलुक साइंटिफिक होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, जो सही गलत की जानकारी देता हो। जैसे सती प्रथा था, उसका कोई रैशनैलिटी नहीं है, इनह्यूमन है। आपने सुना होगा, आप लोग बच्चे होंगे, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 साल पहले एक न्यूज चलता था, चोटी काट लेते थे लोगों का, हेयर कट हो जाता था। बड़े सारे लोग थे हेयर कट के डरते थे, गर्ल्स का जिसके बड़े बड़े हेयर तक कट हो जाता था। यह र्यूमर था कि पता नहीं, बड़े अच्छे लोग भी मानते थे ऐसा हो रहा है, बट इट वॉज ए र्यूमर। तो रैशनैलिटी कहां है? या अभी भी मैं आपको बोलता हूं, घोस्ट, हम सभी क्लास में बैठे हैं, बट भूत पे अभी 1-2 लोग ही बिलीव करते होंगे, या अकेले अंधेरे में हमें डर हल्का सा होता होगा, लेकिन भूत की कहानी अभी भी बहुत है। गांव में चले जाओ, किसी पुराने लोग को बोलेगा हाँ हमने तो भूत देखा है, हमने तो भूत के साथ बातें करी है, कोई तो बोलता हमने भूत के साथ खेला भी है। ऐसे दादा दादी जी कहानी सुनाते हैं, उस समय भूत का कहानी। लेकिन भूत है, आज जयपुर जाओगे, कोई बोलेगा अरे इस पैलेस में भूत था, आत्मा भटक रही है। और भूत में भी जेंडरनेस है, बाइसनेस है। हमेशा भूत कैंडल लिए, साड़ी पहने, पैर हवा में, और उल्टा मेल भूत किसी ने नहीं देखा होगा। ये फैंटासी है, इमेजिनेशन है। सुने ना भूत का फैंटासी सुने हो? भूत आपके माइंड में क्या आएगा? घोस्ट क्या आएगा? खुले बाल, बड़े बड़े दांत, पैर हवा में, एक कैंडल लेके पूछ रहे किधर जाना है आपको, है ना? ऐसा ही है, वहां भी है भूत। इंग्लैंड में अभी भी लोग मानते हैं, राजस्थान में लोग अभी मानते हैं भूत। बेशक हम लोग बोले, लेकिन अगर हम लोग बुजुर्गों के पास बैठेंगे, दादाजी नाना जी के पास आप बैठते होंगे, तो कहेंगे अरे मैंने तो भूत देखा था, भूत होता है। अभी भी बहुत लोग मानते हैं भूत होता होगा। हो सकता है हमारे प्रभाव से या मेरे कहने से ना मानो, लेकिन कोई कोई बोलता होगा भूत है, मैंने कभी रियलाइज किया है भूत। अभी बोल रहे हो, अकेले में छोड़ देंगे, बोलोगे भूत है। तो ये है रैशनैलिटी। कोई नहीं मानता भूत नहीं है। पहले समाज में ना ऑर्थोडॉक्सी बहुत था, बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्सी था। आप बताओ, ह्यूमन सेक्रीफाइस, कहीं पुल बन रहा है, बच्चों की बलि देना है, नरमुंड की बलि देना है, यहां बैठा हुआ है, तंत्र हो रहा है, कोई पीछे छटपटा रहा है। ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता, साइंस नहीं कहता। हर चीज में आप कनेक्ट कर दो गॉड के साथ, हर चीज में मिथक कनेक्ट करो। जैसे हेयर कट, पूरा तरह से मुंड हो जाना, जिसको क्या बोलता है, टिंड होना, ऐसा हो जाते। काला जादू, लोग बोलते थे ब्लैक मैजिक होता था। असम में, बंगाल में किसी को चिड़िया बना दिया, ऐसा भी सुनते थे। वहां गया, उसको पक्षी बना दिया, उसको कैद कर लिया, जिन और जिन्नात पकड़ के उसको तरपा रहे। बट दिस इज नॉट द रैशनल, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग तो यही मानता ऊपर में कुछ है भी कि नहीं, पता नहीं, देखा ही नहीं है। लेकिन हम लोग मानते धर्म में कि चलो ऊपर आत्मा, परमात्मा, दिस दैट है। बट कितने लोग ये भी नहीं मानते। साइंस तो मानता ही नहीं इन चीजों को। ये चीजें वहां बहुत डोमिनेट थी। 18th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में ये बहुत डोमिनेट था। आप किसी पंडित के पास जाते थे, वो आपको बोलता तुम एग्जाम में फेल कर गया, तुम्हारा यही वजह था, इसी वजह से। अब उसके वजह से आपको रुपया ठग रहा है। आपको बोलता है रिचुअल्स करो, यहां 108 बलि प्रदान कर दो, यहां मुर्गा मार दो, यहां चिकन कटा दो, आपका ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलते थे। अभी भी घूमते हैं, अभी भी मैं कह रहा हूं कि गांव एरिया में मैजिक चल रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। कोई मतलब नहीं है इसका। यही ब्रिटिशर के आने की वजह से ये सब खत्म हो गया, ब्लैक मैजिक। आप सोचिए ना, ह्यूमन सेक्रीफाइस वाज देयर, इंसान को मार देते थे, सीधा बलि प्रदान कर दिया। तो ये चीजें जो है, रैशनैलिटी नहीं था, ये तो आपका मिथक है।
बोलो बच्चे, आप ही बताओ क्या है इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी में, हमारे सोशल लाइफ में वेस्ट का क्या इम्पैक्ट है, वेस्टर्न का क्या इम्पैक्ट है वेस्ट सोसाइटी का। हाँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है, एग्जाम में थॉट प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करके बताना है। ठीक है, पहला बताओ क्या इम्पैक्ट है। अच्छा, क्या, हाँ, फूड हैबिट चेंज हो गया, ठीक है, राइट है, ठीक है, राइट राइट राइट, वेरी गुड। उसके बाद राइट, हाँ, ह्यूमैनिटेरियनिज्म भी आया, फिर क्या हुआ। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद राइट 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 राइट, फिर उसके बाद क्या किया। चाइल्ड मैरिजेज, राइट। अब बताओ चाइल्ड मैरिज का कोई लॉजिक बनता है, बताइए। एजुकेशन तो सब कुछ चाहिए ना, जेंडर इक्वालिटी सब कुछ चाहिए। उस समय जेंडर इक्वालिटी नहीं होता था, पर्दा सिस्टम था, है ना, पॉलीगैमी था, मेल 5-7 शादियां करें फीमेल ना करे, ये कहाँ का लॉजिक है ना। उसके बाद अच्छा चलो और बताओ ब्रिटिशर का क्या इम्पैक्ट था। मेजर ब्रिटिशर जो आए या इवन जो वेस्टर्न सोसाइटी है, पॉजिटिव भी है स्लाइटली नेगेटिव भी है, तो क्या इम्पैक्ट बना बताओ, और कुछ बताओ, आप बोलो मैडम। चेंज आया, राइट, फीमेल का पोजीशन चेंज, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। और क्या सब चेंज हमारा इन हिंदुस्तान में हमारे, हाँ, ठीक है, और हाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने बोला, बुक्स में यही लिखा हुआ, राइट। उसके बाद मिस्टर विकास आप बताइए क्या देखते हो ब्रिटिशर के आने से क्या सब हुआ, आई मीन यूरोप के सोसाइटी का, वेस्ट के सोसाइटी का हमारे सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा, जो इन बच्चों ने बताया है, उसके अलावा कुछ पॉइंट्स आप बताइए। राइट, कैसे फर्क पड़ा, क्या आप बता। हाँ, राइट, वेरी गुड वेरी गुड, राइट, मैरिज सिस्टम, राइट राइट राइट, इंटर कास्ट इंटर रिलीजन, राइट 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 राइट, उसके बाद जो एवोल्यूशन और रिडक्शन हुआ इसका अनटचेबिलिटी का, वेरी गुड। उसके बाद रिलीजियस लाइफ में जैसे हाँ, चेंजिंग आई, विडो रीमैरिज हुई, राइट सिस्टम अबॉलिश हुआ, राइट, उसके बाद देवदासी सिस्टम था, देवदासी सिस्टम आया, टेम्पल्स में होता था वो अबॉलिश हुआ, राइट, ह्यूमन सैक्रिफाइस बंद हो गया, फिर पॉलिटिकल चेंजिंग आई, डेमोक्रेसी आई, राइट टू वोट वुमेन्स को मिला, इक्वालिटी मिली उनको, इकोनॉमिकल चेंजेस आई, जैसे एग्रीकल्चर का हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, कमर्शलाइजेशन हुआ, राइट राइट, और ठीक है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखवाता हूं आपको, इंपैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी, राइट है, बुद्धिज्म और इस्लाम दो तीन चीजें आपको पूछे जाते हैं। इंपैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी, भारत के समाज में बुद्धिज्म का क्या प्रभाव पड़ा, बुद्धिस्ट का क्या प्रभाव पड़ा, राइट है। इंपैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी, आपने पढ़ा होगा कि बुद्धिज्म का बहुत प्रभाव था, बुद्धिस्ट एक पॉपुलर रिलीजन हुआ करते थे 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी में, है ना, बड़े बड़े राजा उसके भक्त हुआ करते थे, राइट है। गौतम बुद्धा का बुद्धिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म के 4 कॉन्फ्रेंस हुए थे, राइट। बुद्धिज्म के हम कॉन्फ्रेंस के बाद देखते हैं कि उसका स्प्रेड हुआ था नॉर्थ इंडिया में, प्लेन रीजन में। बुद्धिज्म का हम ये भी देखते हैं कि वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में भी बुद्धिज्म जो है आपका अपना इम्पैक्ट को किया था, राइट है। सो बुद्धिज्म वन टाइम वॉज अ वेरी पॉपुलर रिलीजन, बुद्धिज्म वन टाइम वॉज वेरी पॉपुलर रिलीजन, और बुद्धिज्म का इतना प्रभाव था कि लोग बड़ी आसानी से इस धर्म में जाते थे। उस समय इस्लाम का राइज नहीं हुआ था, इस्लाम का राइज 6th और 7th सेंचुरी में हुआ है। बुद्धिज्म वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन जो 5th सेंचुरी में
4th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ था, अजात शत्रु, अशोका, कनिष्क के वक्त। ये जो आप देखते हो कुशाना पेंटिंग या मान लीजिए अमरावती पेंटिंग, कुशाना आर्ट आपने पढ़ा होगा, मथुरा आर्ट पढ़ा होगा, बुद्धिज्म का बहुत इम्पैक्ट है। अजंता एलोरा का जो केव पढ़ा होगा हिस्ट्री में, वहां भी बुद्धिज्म का बहुत इम्पैक्ट है, राइट है। लिखिए, इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी। Buddhism was very popular religion once. It was a very popular religion, and it has impacted Indian society and culture. Even the political life was also influenced by social cultural life of it has impacted social and cultural life of India. Even political system were also influenced by Buddhism. According to was also influenced by बुद्धिज्म। अकॉर्डिंग टू HR घोषाल, बहुत बड़ा स्कॉलर है ये, H कैपिटल R कैपिटल GHOSHAL, HR घोषाल, बुद्धिज्म वॉज a religious movement and it inspired for progress of human society. It impacted to progress of human society. Para change, contribution या impact in literature. इम्पैक्ट इन लिटरेचर, पहला कॉलम दे दो, लिटरेचर। लिटरेचर में क्या इम्पैक्ट हुआ इसका? विद द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, influence of Buddhist religion, Indian literature and education system become more progressive and more advanced. Education become more progressive and advanced. Nalanda University, देखो, Nalanda University was the first university Nalanda University was the first university. It worked for was the first university. It worked for moral education to the people, and it was the first center. It was the first educational center of India. नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता ही है कि कितना पॉपुलर हुए, बड़े बड़े स्कॉलर्स वहाँ से आए। फिर हम देखते हैं बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी लाइक उदंतपुर एंड विक्रमशिला। उदंतपुर और विक्रमशिला का नाम सुने हो? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी नहीं नाम सुना हिस्ट्री में? विक्रमशिला भागलपुर में है। विक्रमशिला लिखिए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी
विक्रम, विक्रम, VIKRA, विक्रमशिला। कॉमा देखिए, इट हैज ऑल्सो इंपैक्टेड इन लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज का नाम सुना होगा, पाली भाषा, पाली, पाली भाषा एंड प्राकृतिक भाषा, प्राकृत लैंग्वेज एंड पाली लैंग्वेज। बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस से दो लैंग्वेज आया, पाली और प्राकृत। एंशियंट इंडिया में थोड़ा चले जाओ, पाली और प्राकृत। एंड उदंतपुर यूनिवर्सिटी वॉज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। हाँ, उदंतपुर या उदंतपुरा, जो भी आप बोलो। impacted education system and some language, मैंने कहा पाली और प्राकृतिक लैंग्वेज was also contribution of Buddhist। जातका टेल्स, जातका कथा, जातका टेल्स, जातका टेल्स के बारे में पढ़े हो बुद्धिज्म में, जिसने हिस्ट्री पढ़ा होगा। जातका टेल्स एंड त्रिपिटका पढ़ा, त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, 3 पिटका था बुद्धिस्ट से। ये बुक है, लिटरेरी बुक्स हैं जो हमारे कल्चर के बारे में बताते हैं, उसका एक इंपैक्ट है। ये एंशियंट इंडिया जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा। जातका टेल्स लिखो, कॉमा देके लिखो, त्रिपिटक, विनय पिटक, विनय पिटक, त्रिपिटका में विनय पिटक, सूत पिटका, अभिधम पिटका, ये सब बुक्स है, बुद्धिस्ट बुक है। मैं ये कह रहा हूं कि सम बुक्स, बुद्धिस्ट बुक लाइक त्रिपिटका, ठीक है ना, जिसे मैंने कहा अभिधम पिटक, सूत पिटक और विनय, VINAY, विनय। जातका टेल्स, बस इतना ही लिखो, जातका टेल्स, अलग है वो। फिर लिखिए नागा अर्जुन, स्कॉलर्स का नाम सुने हैं, नागा अर्जुन। भारत का आइंस्टीन था वो, नागार्जुन, साइंटिस्ट, बिलोंग टू बुद्धिज्म। और जानते हो कुछ बुक्स हैं जैसे दिव्या अवदान, बुद्धिस्ट बुक, भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। दिव्या अवदान, क्या लिखोगे, दिव्या, 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 DIVY, दिव्या अवदान, दिस इज अ वेरी फेमस बुक ऑफ बुद्धिस्ट। हाँ जी। मंजुश्री, मंजूश्री, मंजू, MANJU, मंजू, SHR, मंजूश्री, SHR, मंजूश्री, मंजू, मंजू को श्री कर दो, बुक है। उसके बाद मिलिंद पन्हो, बुक का नाम है, सुना होगा, मिलिंद पन्हो, मिलिंद, MILIND, मिलिंद पन्हो, PANHO। तो डोंट राइट, ये सब ध्यान पे रखना। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे फोल्क, जो देसी भाषाएं थी ना, उसके विकास में, हेल्प में उन्होंने सहयोग किया। तो बुद्धिज्म का ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। नॉर्थ इंडिया में बुद्धिज्म था, नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी बहुत फेमस है, बुद्धिस्ट के बुक थे वहां पे। वर्ल्ड का पहला यूनिवर्सिटी है नालंदा। उसका लिखियो फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन, इट हैज कंट्रीब्यूटेड इन फिलोसफिकली, बुद्धिज्म का फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन। ये तो लिटरेचर में था ना, अब ये फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन। राइट है। इंडिपेंडेंट थॉट्स एंड फिलॉसफी दिया, बुद्धिज्म ने क्या दिया, इंडिपेंडेंट थॉट्स एंड फिलॉसफी। बुद्धिज्म इक्वालिटी में बिलीव करता था, इंडिपेंडेंट थॉट्स, इंडिपेंडेंट थॉट्स एंड फिलॉसफी। नागार्जुन, नागार्जुन का कंट्रीब्यूशन हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, शून्यवाद, एनिमिज्म, आत्मा, आत्मा परमात्मा भवा, आत्मा परमानेंट है, एनिमिज्म, देखिए एनिमिज्म। उसके बाद कर्मा थ्योरी, कर्मवाद, कर्मा थ्योरी भी था।
ANIMISM, एनिमिज्म। बिलीव इन रीबर्थ, पुनर्जन्म में विश्वास, रीबर्थ। कर्मा फिलॉसफी, प्योरिटी ऑफ सॉल, आत्मा शुद्ध होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, ये इसका कंट्रीब्यूशन है। सोल, आत्मा, ये इनकी बुद्धिज्म का क्या हमारे समाज के ऊपर प्रभाव पड़ा, बुद्धिज्म का हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ा। अगर इसमें से 2-4 चीज देखोगे आपके लाइफ में भी होगा, आत्मा, परमात्मा, ये सब। अब देखो आर्किटेक्चर, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह जो कुछ बनाए हैं, आपने नाम सुना होगा मठा और बिहारा। बिहार नाम का जो स्टेट है उसको बिहार क्यों बोलते हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट के रहने का जगह था। बिहार क्या होता है, बिहार जहां बौद्ध मॉन्क जो स्टूडेंट रहते थे उसको बोलते थे बिहारा। बिहार, बिहारा से बिहार बना। मठा, मठ बोलते हो आजकल, योगी आदित्यनाथ मठाधीश, ये बुद्धिस्ट ने दिया था। खनका एक वर्ड है, पूछा है राजस्थान पीसीएस में, खनका, ये सूफियों के रहने की जगह होती थी, इस्लाम से आया है खनका। तो ये खनका भी नहीं लिखना है क्योंकि हम इस्लाम का नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे बुद्धिस्ट का। तो मठा लिखो, मठ, कॉमा देकर बिहारा। और स्तूपा तो सबको पता है, स्तूपा, ये है आर्किटेक्चर में बुद्धिस्ट ने। अगर आप चाहो तो होलसम लिख लो, लेकिन मैं आपको सब पॉइंट बना दे रहा हूं। आर्किटेक्चर में इन्होंने क्या किया है, बुद्धिस्ट के इन्फ्लुएंस में बिहार बना, बुद्धिस्ट के इन्फ्लुएंस में स्तूपा बना, बुद्धिस्ट के इन्फ्लुएंस से मठ भी बना है। हाँ, विक्रमशिला मैंने कहा, नालंदा कहा और एक उदंतपुर कहा। हाँ, इसमें आ जाएंगे। आप चाहो तो इसमें भी लिख लो, या आप एक साथ भी लिख सकते हो। फिर देखो, आपने देखा होगा सांची, भरहूत, नाम सुने हो, सांची, स्तूपा, भरहूत, अमरावती, ये सब बुद्धिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। अजंता एलोरा केव पेंटिंग, नाम सुने अजंता एलोरा, कहां है, महाराष्ट्र में। तो अजंता एलोरा में बुद्धिस्ट, और वहां पे बुद्धिस्ट, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों है। तो बुद्धिज्म का इंपैक्ट बहुत था। अब आ जाओ पेंटिंग्स में, आ जाओ। देखो बच्चे, ये जो केव पेंटिंग होता है, केव, गुफा पेंटिंग सुने हो ना, तो ये भी है गुफा पेंटिंग, केव पेंटिंग, स्तूपा के ऊपर पेंटिंग, केव पेंटिंग, स्तूपा पेंटिंग्स। बुद्धा का जो डिफरेंट फॉर्म्स है, गौतम बुद्ध के जो डिफरेंट फॉर्म्स है ना, उसके लाइफ का, उस सब के ऊपर भी इसका इंपैक्ट है, मतलब उसकी इमेज वगैरह बनाना। आपने कभी देखा हो गौतम बुद्ध को और जैनिज्म को ऐसे करके मॉन्क की तरह बैठे, ये एक इमेज है। किसी ने बुद्धा को देखा नहीं था, लेकिन उसने एक इमेज बनाया गौतम बुद्ध का। वर्धमान महावीर और बुद्धा, जैनिज्म बुद्धिज्म साथ में था, आप देखेंगे इस टाइप के पोस्टर्स। फिर है जो पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स में मथुरा पेंटिंग लिखो, मथुरा, गांधार आर एग्जाम्पल। कुषाण के समय में जो पेंटिंग्स वगैरह थे, मथुरा और गांधार, ये बुद्धिज्म का इंपैक्ट है, इंपैक्ट ऑफ बुद्धिज्म। पैरा चेंज कर दो, लिखो एडमिनिस्ट्रेशन में, इसका अलग से पैराग्राफ बना दो। बुद्धिज्म ने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाया, क्या प्रभाव डाला। रिलीजियस टॉलरेंस, आज इंटॉलरेंस की बात होती है, बुद्धिज्म ने क्या दिया, रिलीजियस टॉलरेंस। पॉइंट 1, लिबरलिज्म, रिलीजियस टॉलरेंस एडमिनिस्ट्रेशन का ही तो है। अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रिलीजियस टॉलरेंस नहीं होगा तो मॉब लिंचिंग होगा, दंगे फसाद होंगे, है ना। तो रिलीजियसली हमें टॉलरेंट होना पड़ेगा। हम बोलते हैं ये कम्युनल है, ये तो हिंदू मुस्लिम करता है,
कुछ लोग बोलते हैं ना आज दंगे फसाद वाली पार्टी है, पार्टी दंगे वाली पार्टी है। तो रिलीजियस टॉलरेंस तो है ना। अगर आप ब्यूरोक्रेट हो, आप सपोज करो, मुझे नहीं पता आप किस कम्युनिटी से हैं, तो आपको तो सबके लिए काम करना है ना। आपके लिए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई मैटर नहीं करता है। अगर वो तभी होगा ना जब आप में टॉलरेंस होगा। अगर आप इंटॉलरेंट हो जाओगे, अरे यहाँ पे ईद क्यों हो रहा है भाई, होली क्यों हो रहा है, दिवाली क्यों हो रहा है, नमाज क्यों हो रहा है, तब तो फिर सिस्टम नहीं चलेगा। तो रिलीजियसली आपको टॉलरेंट होना पड़ेगा। लिबरलिज्म, उदारवाद, लिबरल थॉट्स होनी चाहिए। आपका माइंड बहुत ब्रॉड होना चाहिए। ये गुजराती है, पंजाबी है, बिहारी है, आंध्रा है, यू हैव टू वर्क फॉर ऑल। सो लिबरलिज्म, रिलीजियस टॉलरेंस एंड द पॉलिसी ऑलवेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। पॉलिसी ऑलवेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब देखो, हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें तो वेलफेयर है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, हाउसिंग फॉर ऑल, स्वच्छ भारत अभियान, है ना, आईसीडीएस, फ्री में टीकाकरण का अभियान कोविड में। नहीं तो हमें तो कहां से करेंगे, राइट है। तो हमारी पॉलिसी वेलफेयर की पॉलिसी है। सम्राट अशोका का एग्जाम्पल है, जब कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने क्या बोला, हम धामा करें, धम रिलीजियस बिलीव करेंगे, हम धामा पॉलिसी को फॉलो करेंगे, यानी गरीब, मजबूर, कमजोर, उनके साथ हम काम करेंगे, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे। अब से लड़ाई बंद, राइट है। हम वॉर से नहीं जीतेंगे, जनता की सेवा करेंगे, वी विल डू द सर्विस, राइट। तो ये जो सर्विस का भाव है, आज एक मॉडल चलता है, ब्यूरोक्रेसी जमाना था, आज एक मॉडल है सेवोटम, सर्वोत्तम। सर्विस करना होगा आपको, डिलीवरी करना होगा। आप हमेशा मीडिया के आई में है, आप कैचिंग आई में है। आप ऐसा नहीं कि आप एरोगेंसी में काम करोगे। आज का कलेक्टर, आज का डीसी सबसे ज्यादा डेवलपमेंटल वर्क में लगा होता है। रोड बनाता है, बीडीओ एसडीओ डीएम जाता है ना। आयुष्मान भारत, आप भी सुना होगा, कोई आईएएस है वो आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। ये तो वेलफेयर स्कीम है, वहां का सीईओ बना हुआ है, राइट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बना हुआ है, आईसीडीएस का डायरेक्टर बना हुआ है, राइट है। तो वेलफेयर करना आज का एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। गरीब, कमजोर, ये जो सामाजिक न्याय नाम का वर्ड आप बोलते हो, सामाजिक न्याय, डिप्राइव सेक्शन, डाउन प्रोडेंट, फार्मर्स, पुअर। आज किसान सम्मान निधि क्यों चलाया जा रहा है, मोदी जी क्यों सबको 500 रुपये महीना दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि है। उज्ज्वला गैस मिल रहा है, सुना होगा आपने, पढ़ते नहीं पॉलिसी वगैरह। तो क्या ये वेलफेयर पॉलिसीज है। सो बुद्धिज्म इस चीज में बिलीव करता है, राइट, ठीक है। और बुद्धिज्म डेमोक्रेसी के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया। जो बुद्धिस्ट को मानने वाले थे, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिखो, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एंड एथिकल एजुकेशन। एथिक्स तो पूरा पेपर डाल दिया आपको, जीएस पेपर 4। बुद्धिज्म एथिक्स के ऊपर बिलीव है। बुद्धिज्म किसके ऊपर, एथिकल एजुकेशन। आप एडमिनिस्ट्रेशन और बुद्धिज्म का कंट्रीब्यूशन में लिख सकते हो। अब देखो, पॉलिटिकल और नेशनल इंटीग्रेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म इन पॉलिटिकल और नेशनल इंटीग्रेशन। बुद्धिज्म कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करता है। आपको पता है ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि कास्ट सिस्टम वहां नहीं है। बुद्धिज्म बिलीव डज नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम। नो हाई क्लास, नो हाई कास्ट, लो कास्ट। बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन दैट। बुद्धिज्म बिलीव इन इक्वालिटी। बुद्धिज्म में कास्ट सिस्टम नहीं है। फिर क्या आता है, बुद्धिज्म में अनटचेबिलिटी भी नहीं है। अनटचेबिलिटी तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। कहां लिखा है, 17। अनटचेबिलिटी 17 में, 14 में इक्वालिटी है, राइट है। तो हाई कास्ट, लो कास्ट, अनटचेबिलिटी, सोशल एंड कल्चरल यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। Parachange, Buddhism also contributed in religious life as well.
Buddhism believe in simplicity in religious life as well. Buddhism believe in self-evaluation. Buddhism believe in self-evaluation, humanistic approach. It believes simple ritual, simple process of religion, simple process of religion, and it rejected and simple process of religion, and it rejected complex rituals of complex rituals of वैदिक फिलॉसफी. देखो, वैदिक जो फिलॉसफी था उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स थे, उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी. कॉम्प्लेक्स जो रिचुअल्स हैं उस रिचुअल्स में ये ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे. इनका मानना था सिंप्लिसिटी, कि सिंपल है वो बेस्ट है. राइट है. तो उन्होंने वो सारे रिजेक्शन कर दिए, कहा कि इस तरह का रिचुअल्स नहीं चलेगा. राइट. अब देखो, अगर आप लिखना चाहो तो लिखो, और ना भी चाहो तो भारत की सभ्यता और संस्कृति को भारत के बाहर एक्सपेंड करवाया. बुद्धिज्म का प्रभाव था. आप याद कीजिए अशोका को कलिंगा वॉर के बाद क्या बोला, अपनी डॉटर और अपने जो सन था महेंद्र संघमित्रा को कहां भेजा, श्रीलंका, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए. भारत का कल्चर, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कहां हुआ, चाइना में हुआ, कोरिया में हुआ, तिब्बत में हुआ, नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ. इससे भारत का एक फ्रेंडशिप डेवलप हुआ. ईस्ट एशिया में थाईलैंड में हुआ, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, यहां पर बुद्धिज्म का प्रचार और प्रसार हुआ. जबकि हम लोगों ने यह पढ़ा है कि बुद्धिज्म का जो होम स्टेट है वो कौन सा, इंडिया है. द होम स्टेट बुद्धिज्म का क्या है, इंडिया. बिहार उसके बाद पूरे भारत में, वहां तो बुद्धा का बर्थ है, मान लीजिए नेपाल वगैरह में, बिहार में. तो इससे भारत का दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे हुए. राइट है. जावा, सुमात्रा, नेपाल. सो बुद्धिज्म की कल्चर, भारत के कल्चर और इसको जो हमारी सभ्यता है, कल्चर है, सिविलाइजेशन, उसको देश के बाहर भी ले गया. राइट. इट इज द इंपैक्ट ऑफ बुद्धिज्म. अब नेक्स्ट सेगमेंट में इस्लाम का क्या इंपैक्ट हुआ, ब्रीफली उसको भी लिख लो, ये टॉपिक्स हो जाएगा. इस्लाम का क्या इंपैक्ट हुआ, इंपैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन सोसाइटी. इंपैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन सोसाइटी लिखिए. ऑन रिलीजियस लाइफ. रिलीजियस लाइफ में क्या हुआ, इस्लाम के प्रभाव से एक गॉड, मोनोथिज्म, एक गॉड. हमारे पास मल्टीपल गॉड, गॉडीज हैं, डेटीज हैं, लेकिन इस्लाम में एक गॉड होता है. राइट है. तो वन गॉड का कंसेप्ट आया और यूनिटी के ऊपर, ब्रदरहुड के ऊपर स्ट्रेस दिया गया. यूनिटी, सभी धर्मों में यूनिटी के ऊपर. अब देखो, आपने पढ़ा होगा कि भारत में आइडियल वर्शिप है, मूर्ति पूजा होती थी. लेकिन कबीर एक हिंदू का सेक्ट है जो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता. सो इस्लाम के इंपैक्ट में कबीर का टाइमलाइन है 15th सेंचुरी, 14th सेंचुरी. कबीर पंथी, लोअर कास्ट को लोग के. लाइक अब उन्होंने क्या किया, मूर्ति प्रथा को, मूर्ति आइडियल वर्शिप को नहीं मानते हैं. तो हिंदू में एक नया सेक्ट आ गया ना, कबीर. वो किसका इंपैक्ट था, इस्लाम का इंपैक्ट था. लिखिए फिलॉसफी ऑफ कबीर. और नानक देव का सिखिज्म इज ऑल्सो इंपैक्टेड. शंकराचार्य का अद्वैतवाद, अद्वैतवाद का नाम सुना होगा, शंकराचार्य अद्वैतवाद. हाँ, नानक देव जी भी बहुत ज्यादा पूजा पाठ, या मान लीजिए
उन्होंने भी थोड़ा बहुत इस्लाम से इंस्पायर हुआ था। ब्रदरहुड, आइडल वर्शिप वगैरह ज़्यादा ना करना, अनटचेबिलिटी को अपोज करना, अद्वैतवाद, अनटचेबिलिटी को अपोज करना, इक्वालिटी में बिलीव करना। राइट? देखो, जाति, कास्ट सिस्टम, इंपैक्टेड ऑन कास्ट सिस्टम। देखो, हार्ड लॉ बनाए गए लेकिन कास्ट सिस्टम डिक्लाइन होने लगा। लिखो, द कास्ट सिस्टम वेयर डिक्लाइनिंग एंड पोजीशन ऑफ ब्राह्मण्स हैव आल्सो डिक्लाइन। लिखिए, इंपैक्ट ऑन कास्ट सिस्टम। हमने पहले लिखा इस्लाम का क्या सोसाइटी में इंपैक्ट पड़ा, उसमें लिखेंगे कास्ट सिस्टम। रिलैक्सेशन इन कास्ट सिस्टम, द पोजीशन ऑफ ब्राह्मण्स वर डिक्लाइन एंड मेनी सब कास्ट also emerge. Many subcaste also emerge. नेक्स्ट पॉइंट इसी का सब पॉइंट है, इंपैक्ट ऑन सोशल स्ट्रक्चर। द डिक्लाइन ऑफ पोजीशन ऑफ वुमेन। वुमेन का पोजीशन डिक्लाइन कर दिया। सोशल स्ट्रक्चर, चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, डिक्लाइन द पोजीशन ऑफ वुमेन। पॉलीगैमी, बहुविवाह प्रथा, इस्लाम का इंपैक्ट है। चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, सती प्रथा बिकम मोर रिजिड, क्योंकि महिलाओं को यहां से लेके अब्रॉड जाया जाता था, लूटमार होती थी। सती प्रथा, पर्दा सिस्टम, विडो रीमैरिज, हाँ राइट है। तो वुमेन का पोजीशन थोड़ा डिटोरिएटेड हो गया, राइट है। अब देखो बच्चे, नेक्स्ट है इकोनॉमिक लाइफ में। जैसे रिवेन्यू सिस्टम में मॉडिफिकेशन हुआ, रिवेन्यू सिस्टम में मालगुजारी टैक्स, लैंड रिवेन्यू टैक्स आने लग गया। रिलीजियस टैक्स का कल्चर बढ़ा, जजिया वजिया का कल्चर बढ़ा। जमीनों की मेजरमेंट होने लग गई, मेजरमेंट ऑफ लैंड। और भारत में ना हैंडीक्राफ्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्रचलन बढ़ा, हैंडलूम वगैरह का प्रचलन बढ़ा। और कुछ प्रोडक्शन जैसे अफीम, जिंक, सिल्क इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला। अफीम, ओपियम, अफीम, सिल्क, इन सब चीजों का, ये जो वुलन क्लॉथ थे और एम्ब्रॉयडरी जिसको आप बोलते हो, वो सब थोड़ा विकास हुआ उसका, क्योंकि कालीन, पर्दे वगैरह मुगल काल में लगाए जाते थे। आपने पढ़ा होगा मुगल टाइम में पिटरा डूरा, जराव मोती वगैरह का काम बढ़ा है, ठीक है। कल्चर में हम क्या देखते हैं, पायजामा कुर्ता पहले नहीं पहनते थे, चूड़ीदार, घाघरा वगैरह जो महिलाओं पहनते हैं, राइट, चूड़ीदार कपड़े, क्लोथ्स में भी चेंज हुआ। शेरवानी का कल्चर बढ़ा। और कुछ मिठाइयां भी आई हैं बच्चे, बर्फी, हलवा, बालूशाही,
जलेबी और मछली, फिश, अंडा, मीट, नॉन वेज। समोसा, समोसा हमको लगता है पोर्तुगीज ने दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है, बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है। और वुमेन का और को एजुकेशन को धक्का लगा, को एजुकेशन बंद होने लग गया। को एजुकेशन, महिला पुरुष एक साथ पढ़ाई नहीं करने लगे, अलग अलग होने का काम चालू हो गया। साथ में हम लिटरेचर और आर्ट पे भी देखते हैं, जैसे अरबिक, पर्शियन, उर्दू, ये सब भी आया। लिटरेचर, अरबिक, पर्शियन, उर्दू, टर्किश लैंग्वेज, सांस्कृतिक और उर्दू की मेल से खरी बोली, जिसने हिंदी पढ़ा होगा, खरी बोली बहुत फेमस है नॉर्थ इंडिया में। उर्दू और संस्कृत के मेल से आपका खरी बोली आया। खड़ी बोली, खरी हिंदी होता है, खरी हिंदी एक, हाँ खरी हिंदी। और आप जानते हो ये जो मीनार बनाने का कल्चर है, आर्किटेक्चर, मीनार, गुंबद, ये इस्लामिक है। मीनार, गुंबद, और बहुत सारे म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे तबला बजाना। तबला जानते हो, अमीर खुसरो ने लाया था तबला बजाना। सितार, तबला, ये सब भी आया। अकबर का जो था तानसेन, इन्होंने बहुत सारे ट्यूनिंग वगैरह निकाले, ध्रुपद ट्यूनिंग। सो म्यूजिक वगैरह में भी कुछ प्रभाव पड़ा, सोसाइटी में भी प्रभाव पड़ा, राइट है। वुमेन का पोजीशन थोड़ा सा डिक्लाइन कर गया, राइट है। वुमेन का पोजीशन डिक्लाइन हुआ और पर्दा सिस्टम वगैरह आया। ब्रिटिशर के आने से भी हमने देखा, वेस्ट का हम पहले ही देख चुके हैं, और ब्रिटिशर के आने से एजुकेशन में इंग्लिश वगैरह का प्रभाव ज़्यादा पड़ा और ड्रिंक कल्चर वगैरह हुआ। आज भी हम लोग इंग्लिश स्टाइल में ही चल रहे हैं। तो हमने बुद्धिज्म का देखा, इस्लाम का देखा, वेस्ट का देखा, इनका इम्पैक्ट हमारे समाज पे क्या पड़ा। लिखिए क्वेश्चन इस पर, डिस्कस द मेजर इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन सोसाइटी। इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन सोसाइटी। मेजर इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम इन इंडियन सोसाइटी। भारत के समाज पर, सोसाइटी पे इस्लामिक फिलॉसफी का क्या प्रभाव पड़ा, राइट, ये लिखना है। नेक्स्ट लिखिए, व्हाट वाज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म। व्हाट वाज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी, राइट है। ग्लोबलाइजेशन का भी थोड़ा सा बता देंगे आपको, अभी नहीं, पहले आप इस दोनों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, आज वुमेन वाला नहीं हो पाया, वुमेन में 3-4 चीज़ पढ़ना है। मेजर लेजिस्लेटिव जो लॉज बने हैं, जैसे डाउरी है, उसके बाद आपका डोमेस्टिक वायलेंस है, डिसेंट से है, पॉक्सको एक्ट है, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। कुछ एनजीओ महिलाओं के लिए कैसे काम करी, सेवा, YWCA, जैसे आपका ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, राइट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 17, 39 डायरेक्टिव प्रिंसिपल, 51E फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रियम्बल में वुमेन से रिलेटेड या वोटिंग राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है वुमेन के लिए। देन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे महिलाओं को के साथ क्या क्या चैलेंजेस है, राइट है, महिलाओं को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। उसके बाद कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जैसे विशाखा गाइडलाइन का जजमेंट है, या ट्रिपल तलाक के रिगार्डिंग कुछ जजमेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एनजीओ ने कैसे काम किया महिलाओं के लिए, कुछ फेमस एनजीओ, हाउ एनजीओ हैज़ एम्पावर्ड वुमेन, वुमेन को किस तरह से एम्पावर किया, वुमेन के एजुकेशन में, वुमेन के इमेंसिपेशन में, वुमेन के सोशल रिफॉर्म में, ये सारी चीज़ें हमारा वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ है, ठीक है। तो मोर और लेस हमने इसको कर लिया। हमारे समाज में जो परिवर्तन हुआ
ये इस तरह की जो हम चेंजेस देख रहे हैं भारत के सोसाइटी में, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्यों हुआ चेंजेस? आप वेस्ट का इम्पैक्ट बोलेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलेंगे, अर्बनाइजेशन बोलेंगे, कि भारत जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ा, मॉडर्न एजुकेशन आया जिससे हमारे अंदर एक रैशनल थिंकिंग हुआ, वेस्ट का एक इम्पैक्ट हुआ और हम डिफरेंट के कल्चर, दुनिया भर के कल्चर के साथ इंटरकनेक्टेड हुए जिससे हमारी सोसाइटी में एक परिवर्तन आया। सो हमारे सोसाइटी का साइलेंट फीचर क्या था और हमारा सोसाइटी कैसे ट्रांसफर हो रहा है, राइट है? ये सारी चीज़ें आपका इससे रिलेटेड है। ओके, अब आप इस दोनों क्वेश्चन को पढ़िए, मैंने 2 मिनट का वक्त दिया, फिर मैं आपसे पूछूंगा। आंसर हमेशा 2 पेज का ही होगा, 1 पेज और 2 पेज, उससे ज़्यादा आपको बढ़ना नहीं है। अगर कोई डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। गॉड में नहीं, उनका कि निरंकार था, गॉड तो था उनका, लेकिन वो ज़्यादातर पिक्चरलेस है। मतलब कि बहुत, जैसे हमारे पास तो बहुत सारे गॉडीज हैं। हाई पावर बोले तो ना, उनका उस तरह का नहीं था, उनका निरंकार मतलब कोई इमेज नहीं था। हाँ मानते थे, अपने से ऊपर मानते थे, लेकिन वो आत्मा के साथ कनेक्ट है, मानते थे। आइडियल वर्शिप लगभग नाक के बराबर, हल्का फुल्का नाक के बराबर, बहुत ज़्यादा आइडियल वर्शिप यहाँ पर नहीं है। कास्ट सिस्टम डिक्लाइन है, नहीं मानना है, इक्वालिटी मानना है, राइट है, आत्मा मानना है, रिबर्थ मानना है। आइडियल वर्शिप ऑलमोस्ट नाक के बराबर। बाद में आपने देखा होगा बुद्धिज्म में भी डिवाइड हो गया है ना, बुद्धिज्म में डिवाइड हुआ है, राइट। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म में भी डिवाइड हो गया, जो एक तो थोड़ा सा लिबरल है, एक बुद्धा का पूरी फिलॉसफी को मानता है, राइट है। हीनयान और महायाना, हीनयाना और महायाना में बुद्धिज्म में डिवाइड हुआ। कोई सवाल है तो पूछो बच्चे, समझ रहे हैं? कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? पूछना है कुछ बच्चे? पूछोगे कुछ? कल वाली कॉपी देख लीजिएगा, उसमें हमने कुछ कुछ पॉइंट्स लिखाए थे, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, वो भी जरूरी है। इसके बाद हम वुमेन वाले इश्यूज में चलेंगे, राइट है। फिर हमारा कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, पॉवर्टी, फिर हमारा एथनिक प्रॉब्लम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स है, ग्लोबलाइजेशन है, ऐसे टॉपिक्स हैं। जीएस पेपर 1 का ये टॉपिक्स है, जिसके लिए मैंने कहा था कि एक पियर्सन की बुक आती है, आप उसको देख लेना। एनसीईआरटी 11-12 वाली जो बुक है इंडियन सोसाइटी, वो पढ़ना है, और कुरुक्षेत्र मैगजीन हमेशा पढ़ना है, क्योंकि उसमें नए नए स्कीम्स, पॉलिसी आते रहते हैं। रूरल इंडिया के लिए क्या स्कीम्स हैं, टेक्नोलॉजी ने कैसे सोसाइटी को चेंज किया, टेक्नोलॉजी से हमारा समाज कैसे चेंज हुआ, राइट। और इस पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी आपको करना है।
नेक्स्ट वीक के बाद मैं आपका क्वेश्चन भी दूंगा और एक एक क्वेश्चन करके मैं आपसे देखूंगा भी। इस वीक पढ़ लो, क्योंकि पढ़ के थोड़ा सा कंसेप्ट बनाओ, फिर आपका आंसर मैं चेक करूंगा। राइट, बोलो क्या बताओगे, बुद्धिज्म का क्या इम्पैक्ट था हमारे समाज में? बुद्धिज्म का ठीक है, और क्या क्या हुआ सोसाइटी में? जैसे कोई एग्जाम्पल? राइट, अच्छा, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ चीज़ें आई, और वेलफेयर पॉलिसी, कास्ट सिस्टम को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। राइट, सेंट्रलाइजेशन वाली भी टेंडेंसी थोड़ी सी आई। ओके, मेजर इम्पैक्ट जो है इस्लाम का या इस्लामिक सोसाइटी का, फिलॉसफी का क्या था? व्हाट वाज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ इस्लामिक फिलॉसफी या इस्लामिक रिलीजन? इनका क्या प्रभाव है हमारे सोसाइटी में? इस्लामिक फिलॉसफी का क्या प्रभाव पड़ा? वन गॉड, ठीक है, और ठीक है, और कुछ एविल्स भी जुड़ा महिलाओं के साथ, पर्दा सिस्टम, और डिक्लाइन हुआ। जैसे महिलाओं के साथ क्या क्या बैड या एविल थिंग्स ऐड हुआ? राइट, सती सिस्टम हुआ, पर्दा सिस्टम आ गया, पॉलीगैमी आ गया, एक्सप्लॉयटेशन वगैरह बढ़ा। भारत में बेगार सिस्टम भी आया काम, क्योंकि मुगल टाइम में ऐसा भी होता था, कुछ लोगों को जबरदस्ती काम करवाते थे, तो वो चीज़ें भी एक एविल के तरह ही हमारे पास आया। राइट, अब देखो बच्चे, नेक्स्ट बताइए मुझे, आप लोग बताओ लास्ट वाले, क्या पड़ा इस्लाम? अच्छा, वेस्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे सोसाइटी में? वेस्ट का क्या इम्पैक्ट है? व्हाट वाज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी या वेस्टर्न कल्चर टू इंडियन सोसाइटी? वेस्टर्न सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट पड़ा? और राइट, क्या चेंजेस देखते हो एडमिनिस्ट्रेशन में? क्या हम देखते हैं? ठीक है, और उसके बाद? हाँ, सोशल लाइफ में कैसे चेंज हुआ? अच्छा, एजुकेशन में क्या देखते हैं हम लोग? एजुकेशन में क्या चेंजेज आया? को एजुकेशन, राइट। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी से, और राइट। नेक्स्ट जो हम कल पढ़ेंगे वो वुमेन रिलेटेड इश्यूज पढ़ेंगे, वो भी 1-2 दिन लगेगा। वुमेन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, लेजिस्लेशंस हैं, वुमेन कमीशंस हैं, प्रॉब्लम्स है, राइट है। यूपीएससी में सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, साइलेंट फीचर ऑफ सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म या इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसी तरह ग्लोबलाइजेशन का भी एक इम्पैक्ट बचता है, वो भी मैं करवा दूंगा। और एक क्वेश्चन है, महिलाओं के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन का, राइट है। तो कल हम लोग वुमेन रिलेटेड राइट पढ़ेंगे। आप भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, मेजर लेजिस्लेशन, जैसे डाउरी से रिलेटेड है, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है, ठीक है। कोई और सवाल है आपका बच्चे? कोई क्वेश्चन है? हाँ जी। ह्यूमैनिज्म, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इन्होंने इसको ब्रॉड कंसेप्ट दिया। जैसे आज अगर हम मुगल एरा की बात करें तो आपका इंडिविजुअल कुछ नहीं था। अगर हम मौर्य टाइम में भी जाएं तो आपका इंडिविजुअल कुछ नहीं था, लोगों को हैंग करते थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य में लिखा है, टैक्स को चोरी करने वाले को सजाए मौत थी, राइट है। इंडिविजुअल्स का बहुत ज़्यादा केयर नहीं किया जाता था, मुगलों के टाइम में भी नहीं था। लेकिन ब्रिटिशर ने इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट दिया कि उसकी एजुकेशन होगा, उसके राइट्स होंगे, सिविल लिबर्टी होगा, कोर्ट होगा, मानवतावादी अप्रोच ज़्यादा था। तभी तो सती प्रथा को अंत करने की बात कर रहे हैं, ह्यूमन सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं था कि इनह्यूमन थे, लेकिन हमारा उतना ब्रॉड आउटलुक नहीं था। हम डॉगमेटिक थे, हम ट्रेडिशनल थे, हमारा ऑर्थोडॉक्सी था। हाँ, राजा ने जो करना वही करना है, कुछ नहीं था, कोर्ट था। लेकिन इन्होंने इन चीज़ों को बढ़ावा दिया, जिससे हम फंडामेंटल राइट, आज फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है। उस समय कहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच था?
आप राजा के सामने बोल नहीं सकते थे, आपको दीवार में चुनवा देना था, राइट। लेकिन ब्रिटिशर ने कहा नहीं, आपको बोलने का अधिकार है। प्रेस की आजादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस आया, है ना। तो ये चीजें इंडिविजुअलिज्म था, ह्यूमैनिटेरियनिज्म था, क्योंकि उनमें ये सारी चीजें पहले ही आ चुकी थी, राइट। तो आज के लिए इतना ही रखो बच्चे। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल तो नहीं है ना? थैंक यू। समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा ही समझ रहे हो, कोई बात नहीं, समझ लो, ठीक है। एक एक टॉपिक्स एक दिन में कंप्लीट करना है, एक ही दिन में सारा नहीं करना। जितना एक दिन में पढ़ाया जा रहा है सफिशिएंट है, धीरे धीरे पूरा कोर्स हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँ।